नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका अपना चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपनी एनसीईआरटी क्लास सुचारू रूप से चल रही है और आज एनसीईआरटी का 8th क्लास का 4th चैप्टर है कृषि। तो आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। अपने 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, 7th की कर ली, 8th क्लास का अपना आज 4th चैप्टर है। 8th क्लास में 6th चैप्टर है, तो अपने 2 चैप्टर और बाकी के बचेंगे, वो जल्दी करके फिर 9th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी की आप क्लासेस रेगुलर लिया करो। तो अपन टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कृषि। जो 4th चैप्टर है वो अपना है कृषि। तो कृषि के बारे में क्या इम्पोर्टेंस है, कृषि के लिए क्या क्या जो जरूरी आवश्यकता है, इनकी क्या क्या विभिन्नताएं होती है, अलग अलग स्थलाकृतियों में क्या क्या, परिवेश में क्या क्या चेंजमेंट होता है, इनके ऊपर मानव जाति कितनी डिपेंड है, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले हम इस शब्द के बारे में ही जान लेते हैं। कृषि शब्द एक इंग्लिश वर्ड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर क्या वर्ड है? एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। ये इंग्लिश वर्ड है एग्रीकल्चर, एग्री प्लस कल्चर। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वर्ड है ये कौन सा शब्द है? इंग्लिश वर्ड है। एग्री प्लस कल्चर। तो वैसे तो एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर, और ये लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। लैटिन भाषा का शब्द है क्योंकि जिस शब्द के पीछे आपको कल्चर लिखा मिल जाए ना, एग्रीकल्चर, पीसी कल्चर, ये सभी कल्चर है, जिसके पीछे कल्चर आ जाए वर्ड, वो सभी क्या है? लैटिन भाषा के शब्द है। तो एग्री मतलब इसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करने से संबंधित, कृषि करने से संबंधित। तो एग्रीकल्चर शब्द है जो इंग्लिश वर्ड में एग्रीकल्चर, जो 2 वर्डों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृदा। एग्री का अर्थ है मृदा और कल्चर का अर्थ है कृषि संबंधित। तो ये कृषि से संबंधित है एग्रीकल्चर। तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में आता है अपने जो भी वनस्पति है जो मनुष्य के द्वारा बोई जाती है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है, वो सभी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो सभी एग्रीकल्चर में ही आते हैं। तो पौधों से उत्पाद बनते हैं। तो पौधों से उत्पाद बनने और प्रसंस्करण होने, मतलब उनका विनिर्माण होने तक, ये सभी 3 क्रियाओं में बांटा गया है इनको। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति को उत्पाद के रूप में पुनरावृत्ति करने के लिए, उत्पाद के रूप में परिष्करण करने के लिए, जो विनिर्माण के बाद जो वस्तुएं बनती है, उन सभी के लिए 3 क्रियाएं प्रमुख रूप से बांटी गई है मानव में। पहली है प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया है। फिर द्वितीय क्रिया है, द्वितीय क्रिया है। उसके बाद आती है तृतीय क्रिया है। ये जो क्रियाएं हैं ये इकोनॉमिक के आधार पर बांटी गई है इनको क्रियाएं। तो वनस्पति से, प्राकृतिक पौधे हैं जो वनस्पति है, उनसे एक उत्पाद बनाने के लिए, विनिर्माण करने के लिए, प्रसंस्करण करने के लिए, बदलाव करने के लिए, नई वस्तु बनाने के लिए इनको एक विभिन्न क्रियाओं के रूप में बांटा गया है। जो इस क्रिया में भागीदार है उनको अलग अलग क्रियाओं के नाम से जाना जाता है कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी जो चीजें आती है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है एक तो कृषि, दूसरा आके वस्तु संचय,
कृषि, आखेट, वस्तु संचय, पशुपालन, ये सभी किससे संबंधित है? प्राथमिक क्रियाओं से। तो मनुष्य अगर इन क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जो कृषि करता है, आखेट करता है, वस्तु संचय करता है, मतलब वस्तुओं मतलब जो प्राकृतिक वनस्पति उनको संचय करता है, पशुपालन करता है, तो वो सभी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो ये जो प्राथमिक क्रिया है वो प्रकृति से या वनस्पति से जो प्राप्त होने वाली है उनसे सीधा संपर्क है इनका। जो फर्स्ट संपर्क होता है वो प्राथमिक क्रिया वालों का ही होता है, क्योंकि पेड़ पौधों की खेती वगैरह कौन करते हैं? प्राथमिक क्रिया वाले। तो उत्पाद वगैरह उनको इकट्ठा कौन करेगा? प्राथमिक क्रिया वाले। तो उन प्राथमिक क्रिया वाले उन वनस्पतियों को जो इकट्ठा करते हैं, उन जो फसलों को प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से जो बीज प्राप्त करते हैं, उनसे उत्पादक चीजें प्राप्त करते हैं, उनका जो विनिर्माण होता है, प्रसंस्करण होता है, उसके बाद बदलाव होता है, वो आते हैं द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत। तो द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत दूसरे नंबर पर आते हैं जो सीधा इनके बाद कृषि, आखेट, वस्तु संचय और पशुपालन, ये अपना आता है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत। तो द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत जैसे दर्जी हुआ, कपड़े प्राप्त करने के लिए रेशम चाहिए, रेशम और धागा चाहिए। धागा कौन प्राप्त करता है? कृषि करने वाले। जो कपास का पौधा कौन लगाता है? किसान लगाता है। तो किसान कौन सा आता है? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत। दर्जी रोटी बनाना, विनिर्माण, तो ये सभी द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ये जो वर्ड यूज किया है ना, विनिर्माण मतलब जो प्राथमिक क्रियाओं से क्षेत्र में आते हैं उनका दोबारा से प्रसंस्करण करना, उसके बाद नई वस्तु बनाना, नए उपयोग जो मानव आवश्यकताओं की चीजें हैं उनको बनाना। जैसे किसान ने फसल लगाई, बीज प्राप्त किए, बीज प्राप्त करने के बाद गेहूं वगैरह उत्पादक के रूप में, तो गेहूं से जो विभिन्न प्रकार की रोटियां बनती है, नए नए उपकरण, नए नए जो चीजें बनती है, वो सभी विनिर्माण के अंतर्गत आती है। और विनिर्माण के अंतर्गत जो आती है वो सभी कौन सी क्रियाओं के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत। तो आप ये तीन क्रियाओं में, मानव को तीन क्रियाओं में बांटा गया है कि कौन कौन सी क्रिया में लिप्त है, उस हिसाब से बांटा गया है। तो प्राथमिक क्रिया हो गई कृषि, आखेट, वस्तु संचय, पशुपालन। द्वितीय क्रियाओं का अंतर्गत दर्जी का काम, दर्जी से संबंधित है इस सभी प्रकार के जो कपड़े वगैरह कार्य करता है। रोटी बनाना, जो गेहूं से विनिर्माण, जो वस्तुओं को प्रसंस्करण करने के बाद। अब तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो प्राथमिक क्रियाओं और द्वितीय क्रियाओं दोनों की आवश्यकताओं के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्योंकि अगर इन दोनों की आवश्यकता, द्वितीय क्रिया है वो किस पे डिपेंड करती है? प्राथमिक क्रियाओं पे। तो उसके बाद जो तृतीय क्रिया है वो किन पर डिपेंड करती है? प्राथमिक और द्वितीय क्रिया दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत कौन सा आता है? शिक्षक, उद्योग, डाक सेवा, तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? जैसे बैंक, ये सेवा के कार्य में अंतर्गत आता है। तो तृतीय क्रियाओं के अंदर शिक्षक, उद्योग, डाक सेवा, बैंक, ये सभी। शिक्षा किसके ऊपर डिपेंड है? इन दोनों को पढ़ाने का कार्य शिक्षक ही करेगा। उद्योग, इन दोनों से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उनका उद्योग में ही तो प्रसंस्करण होता है। डाक सेवा, इनको जो तार वगैरह इनसे बातचीत वार्तालाप के लिए कौन से संबंधित होता है, जैसे सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना या वैसा कागजी काम करना, वो डाक सेवाओं के अंतर्गत। बैंक कार्य, पैसा का आर्थिक व्यवस्था का लेन देन, वो सभी किसमें आता है? इसी के अंतर्गत। जिस भूमि में फसलें उगाई जाती है। अब बात करते हैं अपन कृषि के बारे में। तो कृषि मुख्य रूप से तो उत्पादक क्षेत्रों के आधार पर, श्रम के आधार पर, उत्पादकताओं के आधार पर इनको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कृषि की बात कर रहा हूं मैं। कृषि को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। और उसके बारे में देखो, एग्रीकल्चर से आप संबंधित समझ गए होंगे एग्रीकल्चर के बारे में। और कृषि है वो कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। मैंने बता दिया है कृषि कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब
आपके एनसीईआरटी में 4-5 वर्ड यूज किए गए हैं, उनके बारे में देख लो, फिर पढ़ते हैं तुम इसके विभाजन के बारे में। तो एक लिखा हुआ है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, एक वर्टिकल्चर, पीसी कल्चर, वर्टिकल्चर। ये जो वर्ड बता रहा हूं मैं, ये कृषि से ही डिपेंडेंट है और ये सभी लैटिन भाषा के शब्द है जो कल्चर वर्ड यूज किया गया है इन सभी में। पीसी कल्चर, ठीक है, वर्टिकल्चर, इसी प्रकार हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। तो अब इन चीजों में एक चीज कॉमन मिल रही होगी आपको कि कल्चर जो वर्ड यूज किया गया है वो सभी में यूज किया गया है। तो ये वर्ड इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये सभी कृषि के ऊपर डिपेंड है। जिस प्रकार एग्रीकल्चर है, एग्री प्लस कल्चर, ये सब लैटिन भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है? लैटिन भाषा के। जो एक कल्चर वर्ड यूज किया जा रहा है ना, ये सभी कहा है? लैटिन भाषा के शब्द है। लैटिन या फिर रोमन भाषा भी बोल सकते हैं। तो पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है? मछली पालन, इसको क्या बोला जाता है? मछली पालन या मत्स्य पालन, मछली पालन या मत्स्य पालन। तो ये एक प्रकार की कृषि संबंधित ये पीसी कल्चर, जिसमें मछलियों को पाला जाता है। एग्रीकल्चर में क्या है? फसलों को बोया जाता है। वर्टिकल्चर, वर्टिकल्चर में क्या आता है? अंगूरों की खेती, विशेष नाम से अंगूरों की खेती, मतलब इसमें विशेष वर्ड यूज किया गया है वर्टिकल्चर, अंगूरों के लिए। हॉर्टिकल्चर बागानी संबंधित, बागानी, बागानी या बागवानी बोल दो, उद्यान बोल दो, उद्यान। सेरिकल्चर रेशम, रेशम पालन, रेशम पालन। तो ये वर्ड यूज किया गया, पीसी कल्चर, वर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। तो इन्हों में क्या बोला गया है? तो पीसी कल्चर है, उसमें किसका पालन किया जाता है? मत्स्य पालन, मछली पालन का। उसके बाद वर्टिकल्चर, जिसमें अंगूरों की खेती की जाती है। और हॉर्टिकल्चर, जिसमें बागवानी बोए जाते हैं, जो हमें बागवानी पौधे बोए जाते हैं, वो सभी किसमें आते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। सेरिकल्चर के अंतर्गत आते हैं रेशम कीट, जो हम धागे बनाते हैं, जिनसे हम वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वो बुनकर का कार्य करते हैं, वो सभी किसमें आते हैं? इसमें शहतूत के पौधे के ऊपर जो धागा बनाया जाता है, वो सभी सेरिकल्चर, रेशम कीट से संबंधित, वो सभी किसमें आता है? सेरिकल्चर के अंतर्गत। ये सभी वर्ड है, पिसिकल्चर, वर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेशम, सेरिकल्चर, ये सभी किसके वर्ड है? ये सभी लैटिन भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द है। जिस वर्ड के पीछे कल्चर जुड़ा आ जाए ना, वो समझ लो लैटिन भाषा का शब्द है। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है, कृषि के बारे में। देखो मैं रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर दो वर्ड शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का अर्थ है मृदा, कल्चर का अर्थ है कृषि करने संबंधित। इन क्रियाओं को जो मनुष्य प्राकृतिक वनस्पति है, उनको परिष्करण करके बाद जो नए रूप में प्रकट करता है, तो उनको कई क्रियाओं में विभाजित किया गया है। इसमें प्राथमिक क्रियाएं, उसके अंतर्गत आते हैं कृषि, आखेट, वस्तु संचय, पशुपालन। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं दर्जी, रोटी बनाना, विनिर्माण। विनिर्माण इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें विनिर्माण हो रहा है वो सभी किसमें आते हैं? तृतीय क्रियाओं में। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत शिक्षक, उद्योग, डाक सेवा, बैंक। फिर इन वर्डों का यूज किया गया, पिसिकल्चर, वर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। पिसिकल्चर का अंतर्गत मत्स्य पालन, वर्टिकल्चर का अंतर्गत अंगूरों की खेती, हॉर्टिकल्चर का अंतर्गत बागवानी खेती, सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन से संबंधित। तो इसी प्रकार है। अब हम बात करते वाले हैं कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि को मुख्य रूप से उत्पाद को श्रम के आधार पर इन रूपों में मुख्य रूप से दो भागों में विभाजन किया गया है इनका।
तो आपको ये क्रियाएं तो समझ में आ गई होगी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एक ये वर्ड, ये चीजें याद रखना, जो खेती है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। फिर एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर, रेशम, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो ये चीजें याद रखना। वर्टिकल्चर, ये किन से संबंधित है, क्योंकि एक वर्ड दे दिया जाएगा जैसे वर्टिकल्चर। तो वर्टिकल्चर किस प्रकार की खेती है, इसमें बोल सकते, इसमें उदाहरण जैसे अंगूरों की खेती, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है वर्टिकल्चर की कौन सी क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। तो वर्टिकल्चर, इसमें खेती हो रही है अंगूरों की, तो अंगूरों की खेती हो रही है, खेती किसमें आती है, सभी खेती किसमें आती है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत। तो अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से क्रिया, ये कृषियों को दो रूपों में बांटा गया है। एक तो गैर निर्वाह कृषि, गैर निर्वाह कृषि, और जो दूसरी कृषि है उसको बांटा गया है वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो मुख्य रूप से श्रम के आधार पर, उत्पादकता के आधार पर कृषियों को दो रूपों में बांटा गया है। एक रूप तो है गैर निर्वाह कृषि और द्वितीय रूप है वाणिज्यिक कृषि। गैर निर्वाह कृषि के अंतर्गत कौन सी कृषि आती है, गैर निर्वाह कृषि के अंतर्गत वह कृषि आती है जिसमें कृषक अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है। तो वो सभी किसमें आती है, गैर निर्वाह कृषि के अंतर्गत। और वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत वह कृषि आती है जिसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था, विक्रय के लिए इसको बेचा जाता है, विक्रय के लिए इसको, इसकी खेती की जाती है नकदी फसल के रूप में। तो वो सभी किसमें आती है, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत। तो हम पहले पढ़ेंगे गैर निर्वाह कृषि के अंतर्गत। गैर निर्वाह कृषि मतलब छोटे कृषक, छोटे कृषक परिवार इसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खेती करते हैं वो गैर निर्वाह कृषि कहलाती है। अब गैर निर्वाह कृषि है उसको भी मुख्य रूप से दो रूपों में बांटा गया है, गैर निर्वाह कृषि को भी, गैर निर्वाह कृषि और आदम निर्वाह कृषि। इसमें गैर वर्ड इसी के अंतर्गत आता है, तो उसको हम आगे ले लेंगे। इसमें निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि दो रूपों में विभाजित किया गया है। जो गैर निर्वाह कृषि है वो निर्वाह कृषि के अंतर्गत ही आने वाला पार्ट है। तो निर्वाह कृषि मुख्य हो गई, तो निर्वाह कृषि को दो रूपों में बांटा गया है। दो रूपों में कौन सी हो गई, एक तो गई गैर निर्वाह कृषि, गैर निर्वाह कृषि, और द्वितीय कृषि हो गई आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। देखो, कृषि को श्रम, उत्पादकता और इनके आधार पर दो रूपों में बांटा गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत गैर निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अब इन निर्वाह कृषि है जो छोटे कृषक के रूप में किसान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खेती करते हैं वो निर्वाह कृषि सम्मिलित है। अब गैर निर्वाह कृषि में कृषक जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे एक प्रकार की खेती करते हैं, एक फसल की खेती करते हैं, वर्ष में दो बार उसी की खेती करते हैं, इस प्रकार चावल, मक्का, तो उन चीजों की विशेष रूप से खेती की जाती है गैर निर्वाह कृषि की, कि जिसके अंतर्गत वर्ष में एक बार ही, वर्ष में दो बार या एक बार ही खेती की जाती है, एक ही फसल की खेती की जाती है। उसी के बारे में गैर निर्वाह कृषि, एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है। तो निर्वाह कृषि को दो रूप में डिवाइडेशन किया है, गैर निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत। अब गैर निर्वाह कृषि अपने सर्वाधिक कहाँ की जाती है, एशिया महाद्वीप में। एक तो दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के अंतर्गत ये कृषि की जाती है, गैर निर्वाह कृषि। तो ये भी पूछा जा सकता है गैर निर्वाह कृषि सर्वाधिक कहाँ की जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत ये कृषि की जाती है, गैर निर्वाह कृषि। इसमें क्या है, एक से अधिक भी फसल बोई जाती है और ये एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में दो बार भी बोई जा सकती है। अब बात करते हैं अपन आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत। आदिम निर्वाह कृषि,
आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत इन कृषियों को दो रूपों में विभाजन किया गया है। आदिम निर्वाह कृषि को एक तो स्थानांतरण कृषि और एक आदिम निर्वाह कृषि, मतलब इस कृषि को में कृषि भी निर्भर है और पशुपालन भी, दोनों को शामिल किया गया है। स्थानांतरण कृषि और चलवासी कृषि, इसको दो रूपों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला है स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि, और दूसरी कौन सी है? एक तो स्थानांतरण कृषि, उसके बाद है चलवासी कृषि। तो ये आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि को दो रूपों में विभाजन किया गया, एक तो स्थानांतरण कृषि और एक चलवासी कृषि। इस चलवासी कृषि के अंतर्गत पशुपालन आता है। कौन सा आता है? पशुपालन, चलवासी पशुपालन कृषि। आदिम निर्वाह कृषि को दो रूपों में डिवाइडेशन किया गया, स्थानांतरण कृषि और चलवासी पशुपालन कृषि। अब चलो स्थानांतरण कृषि से आप संबंधित होंगे कर्तन अनुदान कृषि। अगर आपको याद आ गया होगा तो इस कृषि के अंतर्गत क्या होता है? इस कृषि को मुख्य रूप से तो कर्तन दहन कृषि भी बोला जाता है। कर्तन दहन कृषि इसी का रूप है, कर्तन दहन कृषि। इस कृषि के अंतर्गत क्या होता है? ये कृषि वहां पे की जाती है जहां सर्वाधिक उष्ण कटिबंध में जहां वनों की अधिकता होती है। वहां पे क्या है? पेड़ पौधों को काटकर, पठारी क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में काटकर उसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद उस राख को फैलाकर उसी क्षेत्र में फैलाकर और वहीं पे खेती की जाती है। उसी को कहा जाता है कर्तन दहन कृषि। कर्तन मतलब काटकर, दहन मतलब जलाकर, तो कर्तन दहन कृषि बोला जाता है इसको, स्थानांतरण कृषि को। और इसी स्थानांतरण कृषि को ये अपने उत्तर भारत में भी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है कृषि, और इसी कृषि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस कृषि के कई नाम है। देखो, एक तो नाम है इसका झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि। दूसरा नाम है इसको मैपा कृषि। तीसरा नाम है इसको रोका। चौथा नाम है इसका लद्दाख। तो इसी कृषि के नाम है ये सभी नाम किसके हैं? इसी कृषि के नाम है। तो इन्हीं कृषियों से संबंधित है। स्थानांतरण कृषि को झूमिंग कृषि बोला जाता है, मैपा कृषि बोला जाता है, रोका कृषि बोला जाता है, और लद्दाख कृषि बोला जाता है। स्थानांतरण कृषि को कर्तन दहन कृषि भी बोला जाता है, कर्तन दहन कृषि भी बोला जाता है। तो स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत कौन सी कृषि आती है? जिसमें काटकर और जलाकर खेती की जाती है, वो कर्तन दहन कृषि के अंतर्गत आती है। तो उसी के बारे में बताया गया है कर्तन दहन कृषि के अंतर्गत। अब इस चीज को याद रखना कि जैसे स्थानांतरण कृषि है, उसमें कर्तन दहन कृषि, झूमिंग कृषि, मैपा कृषि, इन कृषियों का अलग अलग जगह नाम, अलग अलग नाम क्यों रखा गया है? स्थानांतरण कृषि के बारे में अपन बात कर रहे हैं। स्थानांतरण कृषि में कौन कौन सी कृषि आती है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक तो कर्तन दहन कृषि मतलब काटकर और जलाकर। झूमिंग कृषि ये तो अपने कहाँ की जाती है? उत्तर भारत में। कहाँ की जाती है? उत्तर भारत में। मैपा कृषि, इसको इस नाम से कहां पे जाना जाता है? मैक्सिको में, मैक्सिको। और जो रोका कृषि है, रोका और लद्दाख कृषि है, इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लद्दाख मलेशिया की, इसको ब्राजील में बोला जाता है, और इसको ठीक है। तो रोका और लद्दाख, इसको मलेशिया में बोला जाता है, सॉरी मलेशिया। आदिम निर्वाह कृषि के दो रूप हैं, स्थानांतरण कृषि और चलवासी पशुपालन कृषि। स्थानांतरण कृषि में कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें वनस्पतियों को काटकर और जलाकर
और वहीं पे उसकी राख फैलाकर और वहीं पे खेती की जाती है। जब उस खेती बंजर होने पे लगती है 4-5 साल के बाद वहां से छोड़कर दूसरी जगह इसी प्रकार की खेती की जाती है। और फिर जब इसमें ज्यादा टाइम हो जाता है तो वहां पे पेड़ वनस्पतियां दोबारा से उगाती है और वहीं पे ही दोबारा से खेती स्टार्ट कर दी जाती है, काट कर जलाकर उसी प्रकार। और इसी कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार झूमिंग कृषि है ये उत्तर भारत में, और मैपा कृषि है मैक्सिको में, रोका कृषि ब्राजील में और लद्दाख मलेशिया में। तो ये कृषियों के नाम है जो स्थानांतर कृषि और झूमिंग कृषि के ही नाम है, जो विशेष देश के नाम देकर इनको मिलाप के रूप में ये क्वेश्चन बनता है कि झूमिंग कृषि उत्तर भारत में है, मैपा कृषि मैक्सिको में है, रोका ब्राजील में है, लद्दाख मलेशिया में। अब हम बात करते हैं चलवासी पशुपालन कृषि के बारे में। चलवासी पशुपालन कृषि किसको कहा जाता है? चलवासी आप नाम से ही वाकिफ होंगे, चलवासी पशुपालन। इसमें कृषि तो की जाती है, कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पालन किया जाता है। जिस प्रकार जैसे आपने राजस्थान में देखे होंगे भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेड़ बकरियां, ऊंट, याक, गधे, घोड़े, इनको चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के लिए निकल जाते हैं। और इन्हीं को चलवासी पशुपालन के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को ले जाकर वहां पे चारा के रूप में चराया जाता है और उसके बाद अन्य अलग अलग स्थानों पर जाया जाता है। जिस प्रकार जैसे शीत ऋतु में इनको उष्ण ताप की ओर अधिक अग्रसर होते हैं और शीत ऋतु जब वहां पे शीत ऋतु आती है तो उसके बाद ये वापस आ जाते हैं। तो ये मौसमी रूप में मौसमी रूप में कृषि होती है। पशुपालन चलवासी पशुपालन के रूप में जाना जाता है इसको। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो कृषि में मुख्य रूप से इनको दो रूपों में बांटा गया है, एक तो निर्वाह कृषि है, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत कृषक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, वो निर्वाह कृषि के अंतर्गत आते हैं। निर्वाह कृषि के अंतर्गत निर्वाह कृषि को दो रूपों में बांटा गया है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में भी कृषक परिवार वर्ष में कई प्रकार की फसलें बोए जाते हैं और जिसमें एक वर्ष के लिए बोए जाते हैं। जिस प्रकार मक्का, चावल, ये विशेष प्रकार की फसल खाद्य के रूप में बोए जाते हैं। और ये कृषि कहाँ पे की जाती है? दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी एशिया में ये गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ये जो पश्चिमी नहीं है, ये दक्षिणी है, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। तो यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि की जाती है। उसके बाद आदिम निर्वाह कृषि को दो रूपों में बांटा गया है, एक तो स्थानांतर कृषि, एक चलवासी पशुपालन कृषि। स्थानांतर कृषि में मतलब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि करना। ये कृषि वहां पे होती है जहाँ पे सर्वाधिक वनस्पतियां पाई जाती है और निर्जन प्रकार की होती है, जहाँ पे मनुष्य कम निवास करते हैं। वहां पे पेड़ पौधों को काटकर, जलाकर और फिर उस राख को एक उसी स्थान पर फैलाकर और उपजाऊ बनाने के लिए वहीं पे खेती की जाती है। जिस प्रकार यहाँ पे आलू, रतालू ये खेती की जाती है। और इसी कृषि को अलग अलग नामों से, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाना जाता है। जिस प्रकार अपने उत्तर भारत में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में इसको मैपा कृषि के नाम से जाना जाता है और ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार मलेशिया में इसको लद्दाख के नाम से जाना जाता है। तो इसी स्थानांतरित कृषि को ही इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं चलवासी पशुपालन की। चलवासी पशुपालन में वो कृषि की जाती है जिसके अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और ये एक सीजन के हिसाब से मौसमी के आधार पर कृषि की जाती है और पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाया जाता है। अब जो मुख्य कृषि है, एक तो निर्वाह कृषि और दूसरे नंबर पे आती है वाणिज्यिक कृषि। ये कृषि एक व्यवसाय के रूप में की जाती है और नकदी फसल के रूप में कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत इन कृषियों को तीन रूपों में बांटा गया है। एक तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, इस कृषि को किन रूपों में बांटा गया है? तीन रूपों में। एक तो वाणिज्य अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, अनाज कृषि। तो ये वाणिज्यिक कृषि है, ये एक व्यवसायिक कृषि है। तो इसी प्रकार इसको मिश्रित कृषि और रोपण कृषि,
मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, और तीसरे नंबर पे इसको डिवाइडेशन किया गया है रोपण कृषि के नाम से, रोपण कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि को 3 रूपों में डिवाइडेशन किया गया है, जबकि निर्वाह कृषि को 2 रूपों में डिवाइडेशन किया गया था। इसके अंतर्गत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत वे फसलें बोई जाती है जो खाद्य पदार्थ से संबंधित होती है, ज्यादातर जैसे अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, इस प्रकार के बड़े क्षेत्र, बड़े व्यापारिक दृष्टि के रूप से बोई जाती है। और इनके जो खेत के मैदान होते हैं वो भी बड़े एरिया में होता है, इसका क्षेत्रफल अधिक होता है, क्योंकि व्यवसायिक रूप में ये खेती की जाती है वाणिज्यिक अनाज कृषि। जिस प्रकार कनाडा में की ये खेती की जाती है, इसके बड़े हेक्टेयर के रूप में मैदानी होता है जो उत्तरी अमेरिका में की जाती है। मिश्रित कृषि, इसके अंतर्गत पशुपालन और कृषि दोनों संबंधित, दोनों ऐड होती है। रोपण कृषि में अंतर्गत वे नकदी फसल होती है जो एक पौधे को दूसरी जगह लगाया जा सके, रोप के लगाया जा सके, जिस प्रकार कहवा, चाय, कॉफी, ये सभी रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में कि वाणिज्यिक अनाज कृषि में कौन कौन सी आती है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये मुख्य खाद्य पदार्थ है, मुख्य खाद्य पदार्थ वाले फसल है, क्योंकि इन्हीं कृषि, ये गेहूं, चावल और मक्का ये इसलिए लगाया जाता है कि इसके ज्यादातर पैदावार हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब व्यापार करने के इरादे के क्षेत्र के आधार पर इसको किया जाता है वाणिज्यिक अनाज कृषि को। गेहूं, चावल, मक्का। जो दूसरे नंबर की कृषि है वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि भी की जाती है, मतलब अर्थव्यवस्था व्यवसायिक रूप से, और पशुपालन भी किया जाता है। तो कृषि प्लस पशुपालन, ये दोनों चीजें की जाती है मिश्रित कृषि में। पशुपालन, एक तो कृषि की जाती है और पशुपालन, जिस प्रकार भेड़, बकरियां, इनसे ऊन प्राप्त करने के लिए मांस वगैरह, मांस, खाल से मांस और हड्डियां वगैरह, ये सब चीजें जैव पदार्थ प्राप्त करने के लिए, ये सभी किस लिए की जाते हैं, कृषि और पशुपालन से संबंधित किए जाते हैं। और बात करते हैं रोपण कृषि के बारे में, जो तीसरे नंबर पे है रोपण कृषि। रोपण कृषि के अंतर्गत वो आते हैं चाय, कॉफी, कहवा, रबड़। तो ये सभी खेती इस प्रकार की है जो इसमें ये बागानी क्षेत्र में की जाती है, जहां पे शीत प्रदेश है तो वहां पे ये कृषि की जाती है। चाय, कॉफी, कहवा, रबड़, ये रोपण कृषि मतलब बोकर कृषि की जाती है। तो चाय, कॉफी, कहवा, रबड़, ये रोपण कृषि संबंधित है। तो वाणिज्यिक कृषि को मुख्य रूप से किस रूप में बांटा गया है, 3 रूप में डिवाइडेशन किया गया है। एक तो वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरे नंबर मिश्रित कृषि और तीसरे नंबर पर रोपण कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि का अंतर्गत जैसे गेहूं, चावल और मक्का। वाणिज्यिक कृषि से संबंधित यही समझ लेना कि ये व्यवसाय क्षेत्र में मतलब पैसा कमाने के लिए इसी संबंधित की जाती है वाणिज्यिक कृषि। और जबकि निर्वाह कृषि कृषक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता था, और ये व्यवसाय के क्षेत्र के संदर्भ में की जाती है। मिश्रित कृषि में कृषि पशुपालन, रोपण कृषि में चाय, कॉफी, कहवा, रबड़, ये सभी कृषि आती है। अब हम स्पेशल कृषियों के नाम से उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे गेहूं, चावल, मक्का। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चावल के बारे में। देखो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। कृषि को 2 रूप में डिवाइडेशन किया गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत गैर निर्वाह कृषि और आधुनिक निर्वाह कृषि। गैर निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी क्षेत्र में की जाती है। और आधुनिक निर्वाह कृषि 2 रूपों में डिवाइडेशन किया गया है, स्थानांतरण और जलवासी पशुपालन में। स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत इन कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काटकर और जलाकर ही विस्तार करके और तब बोई जाती है। और इसी कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार झूमी कृषि उत्तर भारत में जाना जाता है, मेपा कृषि को मैक्सिको में जाना जाता है, रोका कृषि के नाम से इसको ब्राजील में, और लद्दाख नाम से इसको मलेशिया में जाना जाता है। उसी प्रकार जलवासी पशुपालन है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज मिश्रित कृषि, रोपण कृषि।
वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत गेहूं, चावल, मक्का। मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि, पशुपालन। रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, कहवा, रबड़। तो ये संबंधित है। अब हम एक एक फसल के नाम से इनको संदर्भ में जानेंगे। तो जैसे पहला हो गया चावल। चावल एक कैसी फसल है? खाद्य फसल है, मुख्य खाद्य फसल है। मुख्य खाद्य फसल है। तो चावल कैसी फसल है? मुख्य खाद्य फसल। तो चावल मुख्य खाद्य फसल। तो चावल बोए कहाँ जाते हैं? सर्वाधिक ये फसल है, सर्वाधिक वहां पे किए जाते हैं जहां जल की आवश्यकता की पूर्ति सर्वाधिक हो सके, क्योंकि इनको सर्वाधिक जल की आपूर्ति चाहिए, सर्वाधिक जल चाहिए और उचित ताप चाहिए। तो इस प्रकार की जलवायु के रूप में और ये खाद्य के रूप में ये सर्वाधिक तटीय मैदानों में सर्वाधिक मुख्य खाद्य फसल के रूप में चावल का ही उपयोग किया जाता है। तो चावल मुख्य भारत में तटीय क्षेत्र में प्राप्त होता है, जैसे जहाँ पे नहर वगैरह है, जहाँ जल की आवश्यकता की पूर्ति सर्वाधिक हो सकती है, तो वहां पे भी इसकी पैदावार होती है मुख्य खाद्य फसल के रूप में। अब अगली खाद्य फसल के रूप में जैसे गेहूं, तो ये सभी मुख्य खाद्य फसल है। चावल भी है, दूसरे नंबर पर गेहूं है। गेहूं को इससे कम जल की आवश्यकता होती है, चावल को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, गेहूं को इससे कम होती है और उचित तापमान की जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसी के अंतर्गत थोड़ी शीत की आर्द्र जल की आवश्यकता भी होती है। उसी प्रकार गेहूं के बाद मक्का। तो ये तीन फसलें मुख्य रूप से है, मक्का, चावल, गेहूं, मक्का। तो चावल मुख्य खाद्य फसल है, गेहूं भी मुख्य खाद्य फसल है और मक्का भी खाद्य फसल है। तो ये तीनों मुख्य खाद्य फसल है। चावल को सर्वाधिक जल चाहिए, गेहूं को इससे कम चाहिए, मक्का को इससे भी कम चाहिए। तो उसी प्रकार ये खेती की जाती है और इनसे मुख्य खाद्य के रूप में प्राप्त की जाती है। ये चावल है जो तटीय क्षेत्र में बोए जाते हैं, गेहूं मैदानी क्षेत्र में बोए जाते हैं, मक्का है पठारी और मैदानी क्षेत्र में बोए जाते हैं। तो चावल सर्वाधिक जलीय की आवश्यकता की पूर्ति है, वहां पे ही बोए जा सकते हैं। तो अपने तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक जल की पूर्ति होती है। और गेहूं मैदानी क्षेत्र में बोए जाते हैं, मक्का पठारी और मैदानी क्षेत्र में बोए जाते हैं। तो ये मुख्य फसल के रूप में है। अब बात करते हैं अपन जैसे पटसन के बारे में। चौथी है पटसन, जूट। तो ये किस प्रकार की फसल है? ये एक रेशम कीट से संबंधित फसल है। रेशा प्राप्त किया जाता है इससे, और रेशा प्राप्त करके वस्त्र वगैरह इनकी बुनकर वस्त्र वगैरह बनाते हैं। तो पटसन एक रेशा कृषि है, इससे रेशा प्राप्त किया जाता है धागे के रूप में। और ये कहाँ पे की जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। और इसी को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा। तो पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। चावल, गेहूं, मक्का ये मुख्य खाद्य फसल के रूप में पटसन सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। और ये इससे रेशा प्राप्त किया जाता है वस्त्र वगैरह बनाने के लिए। अब बात करते हैं कॉफी के बारे में। 5वें नंबर पर आती है कॉफी। इनके बारे में इतनी डिटेल नहीं दे रखी, ये मतलब छोटी छोटी जो डिटेल है इसकी रूप में इसको पढ़ाया जा रहा है। कॉफी। अब कॉफी एक पेय पदार्थ है जो भारत में सर्वाधिक किया जाता है। कॉफी, चाय। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पर्वतीय क्षेत्र में, जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश हुआ में यहाँ पे इनकी खेती की जाती है। कॉफी, चाय। तो इस प्रकार ये बागानी क्षेत्र की फसलें हैं, चाय और कॉफी। पटसन सुनहरा रेशा के। कपास है, कपास भी रेशा संबंधित फसल है।
तो इनके बारे में, ये फसल के बारे में है। अब हम बात कर रहे हैं कि कृषि का विकास। तो कृषि का विकास किस चीजों पर डिपेंड करता है? एक तो स्थलाकृति के आधार पर, एक जलवायु के आधार पर, एक तापमान। ये तीन चीजें हैं जो सर्वाधिक इफेक्ट करती है। स्थलाकृति, जल, तापमान, ठीक है, जलवायु, ये सब चीजें इनके ऊपर डिपेंड होती है कृषि। तो कृषि मुख्य रूप से किन चीजों पे, एक तो स्थलाकृति, दूसरी जल, तापमान, ये जल तापमान एक में लगा जलवायु। तो कृषि सर्वाधिक इन चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, स्थलाकृति, जल, तापमान, जलवायु, इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। अगर ये चीजें की पूर्ति होने के बाद ही कृषि की जा सकती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में कई जगह जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, तो वो स्थलाकृतियां इनकी पूर्ति नहीं कर पाती। तो उसी के बारे में बताया गया है। और कृषि की जो अपनी कृषि है, मनुष्य अगर सही कृषि करेगा, अपनी पूरा विश्व में लगभग 50% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि के ऊपर डिपेंड होती है। 50% जनसंख्या, विश्व की बात कर रहा हूं मैं। तो विश्व में लगभग 50% जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड है। और भारत में तो लगभग 75% या 70% है। भारत की बात करूं तो 70% है कृषि के ऊपर डिपेंड है। तो जनसंख्या की बात करें कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, अब भी 50% से अधिक जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड है। और भारत की बात करें तो भारत में लगभग 70% से अधिक जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड है। तो कृषि मनुष्य किसी भी देश के बारे में, इकोनॉमिक की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो कृषि एक मेन व्यवसाय के रूप में गिना जाता है। क्योंकि कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो सर्वाधिक इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या इसी में कार्यरत है। क्योंकि विश्व की 50% और भारत की 70% जनसंख्या इसी कार्य को कर रही है। तो उन्हीं के बारे में बात गया है। अब लास्ट में आपके दो चीजें दे रखी है, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक भारत के बारे में दो उदाहरण दे रखे हैं वहां पे खेती के। जिस प्रकार जैसे भारत में 1.5 हेक्टेयर खेती की जा रही है, एक किसान 1.5 हेक्टेयर खेती कर रहा है। उसी प्रकार अमेरिका में 200 हेक्टेयर के आसपास एक किसान खेती कर रहा है। तो वहां की यहाँ पे कीटनाशक वगैरह, दवाई वगैरह डाल रहा है, वहां पे इनकी मृदाओं की जांच की जा रही है। तो वहां की तुलना की जा रही है भारत और विश्व के बारे में, भारत और अमेरिका के बारे में तुलना की जा रही है। तो उसमें तुलना में इतना है नहीं, बस ये कि वहाँ मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक है क्योंकि वहां पे कृषि के जो मैदान है वो बड़े हैं, विस्तृत है। जबकि भारत में मैदान क्षेत्र है जो कृषक है, जनसंख्या के कारण छोटे खेत है। तो उसी की तुलना की गई है। और आज की जो चैप्टर है बस यही खत्म होता है, क्योंकि इसमें दो फार्म के बारे में बताया है। तो भारत का एक फार्म, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो कृषि के बारे में तो ये आज की क्लास में निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि, मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा भी आपके लिए। देखो, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, दो रूपों में कृषि को डिवाइडेशन किया गया है। एक गैर निर्वाह कृषि, एक आदि निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को गैर निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है। आदि निर्वाह कृषि स्थानांतरण कृषि और चलवासी पशुपालन के नाम से जानी जाती है। अब आदि निर्वाह कृषि को जो पहला रूप है स्थानांतरण कृषि, उसी कृषि को झूमी के नाम से उत्तर भारत में जाना जाता है, मेपा के नाम से मैक्सिको में, रोका के नाम से ब्राजील में, लद्दाख के नाम से मलेशिया में। उसी प्रकार चलवासी पशुपालन, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चलाने के लिए जो खेती की जाती है। वाणिज्य कृषि को तीन रूपों में डिवाइडेशन किया गया है। एक तो वाणिज्य अनाज कृषि, एक मिश्रित कृषि। तीसरे नंबर पर आते हैं रोपण कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत यहाँ कृषि के मतलब विस्तार बड़े होते हैं और यहाँ पे व्यवसाय के क्षेत्र के आधार पर की जाती है। गेहूं, चावल, मक्का। मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि भी की जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। रोपण कृषि के अंतर्गत जिस प्रकार बागानी क्षेत्र के कृषि की जाती है, चाय, कॉफी, कहवा, रबड़। तो उन्हीं के बारे में अब ये मुख्य फसलों के बारे में छोटी छोटी टिप्पणियां दी गई है। चावल, गेहूं, मक्का है मुख्य खाद्य फसल है। इसमें सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। चावल में इससे कम गेहूं में, उनसे कम चावल मक्का में। उसी प्रकार पटसन एक रेशा कृषि है, इसको सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। कॉफी, चाय, बागानी
प्रकार की फसलें, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो आज का अपना चैप्टर खत्म होता है, और अगर आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन करके दोबारा से रिवाइज कर दूंगा। और ये कि क्लास रेगुलर लिया करो, और एक क्लास को मतलब दूसरे सहपाठी वगैरह को शेयर कर दिया करो, जिससे कि उसको भी फायदा हो। और एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान दिया करो, गाइड वगैरह में इतना कुछ नहीं है, क्योंकि गाइडों के चक्कर में रहोगे तो ज्ञान ही बढ़ोगे ज्यादा। तो एनसीईआरटी, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो एनसीईआरटी को सानिध्य में रख के ही बनाते हैं। थैंक यू, अब कल मिलते हैं।